बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त हर जगह पे एक ही मौजू डिस्कस हो रहा है और वो जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लिया जाना, उनका कोर्ट मार्शल शुरू होना, या आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि उनकी गिरफ़्तारी है। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद सीनियर सहाफ़ियों के इंकशाफात ने एक तहलका मचा दिया है और इस वक्त सवाल ये किया जा रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकती है। ये बात भी की जा रही है कि फैज़ हमीद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मास्टरमाइंड थे, उसका दिमाग थे, और वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के साथ न सिर्फ राब्ते में थे बल्कि बहुत सारी मनसूबा साजी भी करते थे। जो सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से इंकशाफात किए जा रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी टॉप सिटी के माली करप्शन के हवाले से या उसके मालिक को अगवा करने के हवाले से या इस किस्म के इल्ज़ामात उनके शवाहिद मिलने पर की गई है। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ टॉप सिटी का इशू होता तो एक माइनर पनिशमेंट के बाद जो है जनरल फैज़ हमीद उसमें से बाहर आ जाते, उनके कोर्ट मार्शल की ज़रूरत ही महसूस ना होती, बल्कि इसके पीछे सियासी और दिफाई और इस किस्म के दीगर मामलात हैं जिनमें वो मुलव्विस रहे। ये कहा जा रहा है कि उन पर सिर्फ माली करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, उन पर अगवा का इल्ज़ाम भी है, उन पर जमहूरियत को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी है, उन पर अदालतें मैनेज करने के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। उन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो 9 मई के मनसूबा साज और सहूलतकार और इस किस्म की बातें, यानी कि आप 9 मई की मनसूबाबंदी में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और उन्होंने पाक फ़ौज में बगावत की प्लानिंग भी की। ये इल्ज़ाम भी जो है अपनी जगह पे बहुत ही तशवीशनाक है और इसको इसके साथ जोड़ा जा रहा है। अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद PTI के सहूलतकार थे और इमरान खान के सबसे बड़े मुशीर थे। 9 मई के हवाले से कहा जा रहा है कि वो फ़ौज के अंदर राब्तों में थे और इसका मकसद जनरल आसिम मनीर के ख़िलाफ़ एक बगावत को मैनेज करना था। ये बगावत इस सूरत में होनी थी कि GHQ समेत कोर कमांडर हाउसेस समेत मुख्तलिफ़ जगहों पर हमले होते, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कब्ज़े होते और बांग्लादेश नौयत की एक ऐसी बगावत कर दी जाती जिसमें आर्मी चीफ़ का तख्ता उल्ट दिया जाता। और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ये हैं कि जनरल फैज़ हमीद इस तमाम मूव के ज़रिए PTI को इस्तेमाल करते हुए फ़ौजी क़यादत से ज़ाती इंतकाम, ज़ाती गुस्सा और ज़ाती जो इंतकाम है वो लेना चाहते थे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो PTI के अंदर रहनुमाओं से राब्ते करते थे, उनको इंस्ट्रक्शंस जारी करते थे और फ़ौज के ख़िलाफ़ गाइड करते थे। ये बहुत बड़ा और संगीन किस्म का इल्ज़ाम है और बात इससे भी आगे चली गई है। जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ सीनियर सहाफ़ियों के हवाले से, हामिद मीर के हवाले से, उमर चीमा के हवाले से और बाकी नामों के हवाले से, तो ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि फैज़ हमीद ने सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को कत्ल कराने की कोशिश भी की। फैज़ हमीद सिर्फ यहाँ तक ही नहीं बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोपोश जो रहनुमा हैं उनको एजेंसियों से, फ़ौज की एजेंसियों से बचने की तरबियत भी देते थे। बहुत ही दिलचस्प किस्म के इल्ज़ामात हैं, बज़ाहिर आज़ाद थे लेकिन उनके तमाम के तमाम राब्ते जो थे वो मॉनिटर हो रहे थे। फैज़ हमीद के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के ज़रिए शहबाज शरीफ से राब्ते करने की कोशिश भी की और वो यहाँ तक गए और बाज़ लोग इसमें मैसेजेस तक की बात कर रहे हैं, वो यहाँ तक गए कि उन्होंने शहबाज शरीफ से, नवाज़ शरीफ से रब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने काबीना के बाद वज़ीरों को भी इस सिलसिले में लूप में लिया और यहाँ तक ऑफ़र की कि आप मुझे साथ लेकर आगे चलें, मैं इमरान खान को भी फ़िक्स कर दूँगा। अब ये जो सारे के सारे इल्ज़ामात हैं बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और टॉप सिटी वाला मामला जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। इन तमाम इल्ज़ामात में हक़ाइक़ क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो कितने इम्पोर्टेंट थे, कितने अहम थे और अब जब वो गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं तो अब क्या पोजीशन है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो ज़्यादातर इसके बारे में, इस वाक़े पर ख़ामोश है। बैरिस्टर गौहर का जो बयान आया है उन्होंने इसको फ़ौज का दाखिली मामला करार दिया है। इसके साथ साथ बाकी जितने
सोशल मीडिया के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो भी इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए नज़र आ रहे। लेकिन किसी ना किसी को तो बात करनी है, किसी ना किसी को तो क्लियर करना है कि सारे का सारा मामला क्या था। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मुख्तलिफ जो फ़ौजी अमूर हैं उनके माहिरीन भी होंगे, हमारे साथ सहाफ़ी भी होंगे, हमारे साथ माहिर कानून भी हैं जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सबसे पहले मैं सरदार अज़ीमुल्लाह इनको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल गौरी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, मामला पे गहरी नज़र रखते हैं। अभी थोड़ी देर में हमें कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी दिफाई तजियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। हो सकता है कि ब्रिगेडियर साद जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करें और इस तरह बाकी दोस्तों की तरफ भी हम जाएं। ये जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, सबसे पहले मैं बिलाल गौरी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। बिलाल साहब से मैं जानना चाहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है इससे पहले सरदार अज़ीमुल्लाह साहब, ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। फैज़ हमीद साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करने में, हुकूमत में क्या किरदार था? इस वक्त जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बात की जा रही है, कितना ख़तरा महसूस हो रहा है, किस किस्म की सज़ा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी आपने जो तमहीद बहुत लंबी तमहीद थी जी, वो लंबे चौड़े इल्ज़ामात थे। ठीक है। अब ये जो सारी तमहीद आपने बांधी, और ज़ाहिर है आपने मुख्तलिफ सहाफ़ियों की और मुख्तलिफ दिफाई तज्ज़िया निगारों की और मुख्तलिफ जो बाखबर लोग होने के दावेदार हैं या बाखबर होने के जो दावेदार हैं उनका आपने हवाला दिया जी। जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ऑफिशियल बयान आया जी, वो ये है कि उन्हें माली करप्शन के इल्ज़ाम, टॉप सिटी उसको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। हाँ जी, काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीन, जस्टिस अतर मिनल्ला जो थे उसमें थे, वो तीन। ठीक है, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हमें देखना है उसी हवाले से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि किस हवाले से उन्हें अरेस्ट किया गया, और इस हवाले से जैसे अभी आपने बैरिस्टर गौहर साहब का हवाला दिया, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस पब्लिक किए हैं ISPR ने, उनके मुताबिक फैज़ साहब अपना केस खुद लड़ रहे होंगे वहाँ पे। ज़ाहिर है वो बेहतर जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं वो क्या हैं और उन्हें दिफा कैसे करना है। इस सारे प्रोसेस में PTI कहाँ से आ गई मुझे नहीं समझ आ रही। और अभी ख़ास तौर पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, एक तरफ तो ये है कि वो PTI के लिए सब कुछ कर रहे थे जी, और दूसरी तरफ वो शहबाज शरीफ काबीना के साथ भी राब्ते में थे कि मैं इमरान खान को भी फिक्स करवा दूंगा। तो हमने तो बिल्कुल एक सुपरमैन का एक किरदार नहीं ढाल लिया बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो फैज़ हमीद साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था? देखिए, वो एक सर्विसमैन थे। अच्छा, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसमें एक प्राइम ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब वो एक प्राइवेट लाइफ गुजार रहे थे। सही। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं दिया। देखिए, बदकिस्मती हुकूमत बनाने से लेकर वो जो तमाम बातें की जाती हैं, धरनों से लेकर, ये है कि बहुत सारी ऐसी बातों को आज रिलेट करने की कोशिश की जा रही है जो उनकी ऑफिशियल, जब वो एक ओहदे पे थे तो उस वक्त हुकूमत के साथ उनके कॉन्टैक्ट लाजमी थे। उसमें क्या इशू है? नहीं, हुकूमत से पहले भी 2018 के इंतखाबात, उससे पहले भी। अब ये तो र्यूमर्स है ना, कोई प्रूफ तो है कोई नहीं। वो मरियम नवाज कहती हैं, कल से उनकी भी दोबारा पुराना बयान वायरल है। मरियम नवाज तो पता नहीं क्या क्या कहती हैं। मरियम नवाज को तो यही नहीं पता कि उन्होंने आज से साल पहले क्या कहा था, 2 साल पहले क्या कहा था, और आज से 3 साल पहले क्या कहा था। मेरा ख्याल मरियम नवाज को तो एक स्लाइड उनके पूरे साबिक़ा बयानात की चला के दिखा देनी चाहिए, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि वो जो कहती हैं वो अपने पिछले बयान की तायद में होता भी है कि नहीं। मरियम नवाज के बयान को निकाल दें, वो आपकी सियासी मुखालिफ है, ज़ाहिर है उन्होंने तो इसी किस्म की बात ही करनी है। लेकिन जो सहाफ़ी जो बात कर रहे हैं, जो सारे के सारे कर रहे हैं, वो बड़ी ख़तरनाक है। ये मामला आगे जो है ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये तो उस तजिए पर भी जाता हूँ, लेकिन एक फ़िक्रा है सरदार अज़ीमुल्लाह साहब, आपने कहा प्रेस रिलीज़ तक महदूद रहें। राना सनाउल्लाह खान ने भी, मैं कल सुन रहा था एक TV चैनल पर, वो कह रहे थे कि हमें महदूद रहना चाहिए जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई। चले मैं उस पर आता हूँ। ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज में कहा गया कि 9 मई के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ 20 साबित, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट उनकी हुई थी नवंबर 2022 में, जब आर्मी चीफ बने थे आसिम मनीर, और उन्होंने कुछ कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। और उस रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ साबित हुई।
अच्छा, अब उसके बाद अगर देखा जाए तो वो कौन सी खिलाफ वर्जियाँ थीं? वो 9 मई भी उसी दौरान हुआ, इंतखाबात भी उसी दौरान हुए, तो शकूक व शुबात तो पैदा होते हैं। ये फिक्रा मैं प्रेस रिलीज से ले रहा हूँ कि बाद ऑफ रिटायरमेंट, मेरा ख्याल इस हवाले से हमें रहना होगा विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ। अच्छा, कानून ये कहता है कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हो जाता है तो विद इन 6 मंथ्स उसे आप ट्राई कर सकते हैं, उसका कोर्ट मार्शल कर सकते हैं। उसमें एक्सेप्शंस 2 सेक्शंस का भी हवाला दिया गया, आपने भी वो देखे होंगे, और वो दोनों सेक्शंस डील करते हैं करप्शन को। सही, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल जो ISPR की स्टेटमेंट है ना वो बहुत क्लियर है, और फौज का एक इंटरनल प्रोसेस है। उन्हें अगर लगा है कि टॉप सिटी में वो इन्वॉल्व थे किसी हवाले से, किसी ऐसी बात में जो कानून के खिलाफ जाती है। आप बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक 6 माह गुजरने के बाद उनको किसी दूसरे मामले में पूछ-गुछ नहीं की जा सकती सिवाय करप्शन के, माली करप्शन के। लिहाजा जो लोग इसको पॉलिटिकल चीज़ों से या साजिशों से या इल्ज़ामात से जोड़ रहे हैं, वो इस पैरामीटर में और कानून के पैरामीटर में, ज़ाब्तों के पैरामीटर में फिट ही नहीं होता। देखें, एक वाक़या हो जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ एक अफवाहें ऐसे फ्लोट करती हैं, और इस तयक्कुन के साथ उनको बयान किया जाता है कि आदमी को लगता है कि शायद ये आदमी तो सब कुछ ही जानता है। तो मैं फिर उसी पे आऊँगा कि जो ISPR की जो स्टेटमेंट है, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और स्पेसिफिक इल्ज़ामात हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई ढीले ढाले इल्ज़ामात हों, बाई नेम है। फिर सुप्रीम कोर्ट के उस केस का हवाला दे के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, एक ख़ास हाउसिंग स्कीम का नाम दे के लगाए गए हैं, फिर ख़ास हाउसिंग स्कीम के मालिक का हवाला दे के लगाए गए। मेरा ख्याल देखें कि क्या बनता है 2-4 दिन में चीज़। इसका मतलब क्या लिया जाए? सरदार ज़मीनुल्लाह साहब, आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, और गालिबन उमर अता बंदियाल साहब जो थे वो रुखसत हुए थे उस वक़्त। जैसे उमर अता बंदियाल साहब से लातल्की और आकनामा जारी कर दिया गया था, तो फैज़ हमीद साहब को भी आक ही समझें? नहीं, मेरा ख्याल देखें, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया, रिटायरमेंट की एज पूरी हुई, नहीं, आपके साथ समझे जाते थे ना, आपसे मोहब्बत करने वाले, शफकत करने वाले, साथ देने वाले। अल्लाह करे हम दोबारा हुकूमत में आएंगे तो उस वक्त भी जो लोग वहाँ अहम ओहदों पे होंगे वो हुकूमत के साथ ही ताउन करेंगे ना, हुकूमत के साथ ही चलेंगे, हुकूमत का उनसे कॉन्टैक्ट होगा। सही। तो अब इसको रिलेट कर देना कि हम कोई उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हमारे साथ इन्वॉल्व कर देना, वो मेरा ख्याल थोड़ी चले, ये बिल्कुल ये कानून के पैरामीटर में भी नहीं आता, और इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में फिट करना वो भी दुरुस्त नहीं है। सबके पास बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आ जाती है। बिलाल गौरी साहब की तरफ चलता हूँ। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बिलाल साहब? शुक्र अल्लाह का। नजम साहब, आप बताइए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बिलाल गौरी साहब, बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि मामला सिर्फ टॉप सिटी का नहीं है, ये 9 मई भी अंदर शामिल हो सकता है, ये बाकी चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। ख़ासतौर पे हामिद मीर साहब, उमर चीमा साहब, एक लंबी लिस्ट है सहाफ़ियों की, इंकशाफात पे इंकशाफात हो रहे हैं, क्या कहते हैं? जी नजम साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था गुफ्तगू कि ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं और अफवाहें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, अगर तो ISPR की जो प्रेस रिलीज़ आई है, अगर तो उसमें सिर्फ टॉप सिटी का जिक्र होता तो जाहिर है ये मामला इस हद तक जो है वो ना जाता। लेकिन उस प्रेस रिलीज़ में जो ये जिक्र किया गया है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट के तहत कई जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके जो सबूत हैं वो मिले हैं, तो जाहिर है कि उसके बाद ये बातें और ये चमगोइयाँ जो है होना शुरू हुई हैं। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से अगर आप कहें कि अदल हुआ है तो वो कभी नहीं हुआ, हमेशा नादरशाही इंसाफ ही हुआ है। आप जैसे देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो जैसे तैसे उन्हें नाअहल करना था तो वो पनामा में नहीं किया जा सका तो अकामा में कर दिया गया। इसी तरह ये मेरे ख्याल में तय हो चुका था कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उनका ट्रायल होना है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। लेकिन उसके बाद कई चीज़ें सामने आई और एक एक करके वो उनमें से निकलते चले गए। मिसाल के तौर पे फैज़ाबाद धरना केस था, बड़ा मजबूत केस था और तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि शायद उसमें उन्हें सज़ा हो, लेकिन वो उस पर जो कमीशन बना वो उसमें जो है जितने वुज़रा पेश हुए उन्होंने कहा कि जी वो जो कुछ भी कर रहे थे वो हुकूमत के इमाम पर कर रहे थे, अपने तौर पे कुछ नहीं कर रहे थे। इस तरह जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का जो केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक बार फिर ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि शायद फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पकड़ में आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसा फंदा ढूंढा जा रहा था जो उनके गले में फिट आ सके।
अच्छा, अगर उनका ट्रायल किया जाता, मिसाल के तौर पे फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से या शौकत अजीज सिद्दीकी केस में अगर उनका ट्रायल किया जाता और इस हवाले से उनका कोर्ट मार्शल होता, तो ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बक्स खुल जाता, क्योंकि ये एक नज़ीर कायम हो जाती कि एक 3 स्टार जनरल उसकी सियासत में मुदाखलत के हवाले से जो है वो उसका कोर्ट मार्शल किया गया और ये फिर रास्ता जो है वो खुल जाता। लिहाजा एक ऐसा केस ढूंढा गया जिसके हवाले से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और वो केस था ये टॉप सिटी का केस। लेकिन अभी जो इतलात मिल रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब पे जो उनके हवाले से चार्जशीट है वो बहुत तवील है, इल्ज़ामात जैसे शुरू में भी आपने गिनवाए। ये भी कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल था, जिसके हवाले से ISI के जो मौजूदा DGI हैं उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था, ये कहा जा रहा है कि वो दरअसल उसमें फैज़ हमीद साहब का हाथ था। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ था, इसका इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब ने जो है वो अफवाज पाकिस्तान पे लगाया था, एस्टेब्लिशमेंट पे लगाया था। लेकिन इस हवाले से भी ये बात हो रही है और बड़े बाखबर सहाफ़ी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये हमला दरअसल फैज़ हमीद साहब ने करवाया था और इसका मकसद ये था कि अगर तो इमरान खान साहब की जान चली जाती है तो मुल्क में अनार्की फैलेगी, कू हो जाएगा, बगावत हो जाएगी और उनके मकासद पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो है वो मामूली ज़ख्मी होते हैं तो इसका इल्ज़ाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे लगा दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला महज टॉप सिटी का नहीं है, इल्ज़ामात की फहरिस्त जो है वो बहुत तवील है। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें कोई ये पेंडोरा बक्स पूरा खोलने के बजाय सिर्फ टॉप सिटी केस के हवाले से जो है वो इमरान खान साहब का जो है वो ट्रायल किया जाए और उन्हें सजा सुनाई जाए। अच्छा बिलाल साहब, इसमें जो है हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक कबल रिटायरमेंट और बाद रिटायरमेंट। बाकी प्रेस लिस्ट जो है सिर्फ ये कहती है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। मेरा ख्याल वो इमरान खान साहब कह गए हैं वो फैज़ हमीद का ट्रायल किया जाए, वो अवॉइड कर लेना चाहिए। मतलब चलें इसको देख लेते हैं। आर्मी, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक है जी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ बाद में हुई और एक जो है वैसे नजम साहब हो सकता है मैं 7 कह गया हूँ इमरान खान साहब का नाम, लेकिन इमरान खान साहब का भी कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। ये दिल की आवाज़ भी हो सकती है आपकी। सरदार अज़ीमुल्लाह कह रहे हैं ये आपकी ख्वाहिश नहीं, ये खबर है जी। ये ख्वाहिश नहीं, ये खबर एक से ज़्यादा ज़राए से आ रही है कि अरशद शरीफ और ये जो इमरान खान साहब इतने दिनों से ये जो मसालियाना रवैया अपनाए हुए थे और इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी दायर की गई जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है वो खारिज कर दी गई। उस पिटिशन में इमरान खान साहब ने खुद ये इस्तदा की कि जो मुझे अंदेशा है कि मुझे मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया जाएगा तो मुझे सिविलियन हुकाम की कस्टडी में रखा जाए। तो लिहाजा ये कोई ख्वाहिश नहीं है, ये खबर है। यानी कि ये बात आगे खान साहब तक पहुंचती हुई नजर आ रही है आपको, इमरान खान साहब तक बिल्कुल पहुंचती हुई नजर आ रही है और मेरा ख्याल है कि मिल बैठेंगे दीवाने दो वाली सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है मुझे। तो ये बिल्कुल, मैं सरदार साहब इस पर कमेंट चाहूँगा आपका, लेकिन मुझे इस वक्त एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात कर रहे हैं फैज़ हमीद साहब के हवाले से और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। सरदार अज़ीमुल्लाह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि ये फ़ौज का दाखिली मामला है और करप्शन के चार्जेस के अलावा 6 माह के बाद, रिटायरमेंट के बाद किसी और दूसरी चीज़ के ऊपर ना कोर्ट मार्शल हो सकता है ना ही कुछ और हो सकता है। बिलाल गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो कहते हैं कि बाखबर हल्के कह रहे हैं कि मामलात सिर्फ वहाँ तक नहीं जहाँ तक मैंने बयान किए हैं, बल्कि उससे आगे चल के अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान खान पर वज़ीराबाद के करीब होने वाला कातलाना हमला वो तक प्लान था और उसमें भी नाम लिया जा रहा है। बहुत ही ख़तरनाक बात है। मैं मशकूर हूँ सरदार अज़ीमुल्लाह साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बिलाल गौरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने। उनकी तरफ जाऊँगा, लेकिन बिलाल मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा था। वो ये था कि जितनी भी चीज़ों को हम ले लें, अभी मैं जैसे मारूफ सहाफ़ियों की बात कर रहा था तो साबिर शाकिर साहब ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ, उन्होंने जो कुछ भी किया वो बाजवा साहब के एतमाद के साथ किया और जब एक चीफ उनको हुक्म दे देता था वो खुश था, तो फिर उन पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती। ये उनसे सवाल हो ही नहीं सकता, उन्होंने ड्यूटी की। जी नजम साहब, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जब तक जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो DGI थे उस वक़्त तक तो वो अपने दिफा में ये जवाब पेश कर सकते हैं और ये जो
शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस हो या फिर फैज़ाबाद धरना केस हो, इसमें उनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकी कि उन्होंने अपना यही दिफा इख्तियार किया कि मैं जो भी कर रहा था हुकाम बाला के और मजाज अथॉरिटी के कहने पे जो है वो मैं कर रहा था। लेकिन जब वो कोर कमांडर पेशावर बन गए या जब वो कोर कमांडर बहावलपुर बन गए तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो उसमें उन मामलात में ये दिफा इख्तियार नहीं कर सकते। और फिर जब वो रिटायर हो गए उसके बाद भी उनके जो राब्ते हैं, खा वो फौज के अंदर राब्ते हों, खा वो पीटीआई के अंदर राब्ते हों, और उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया है, क्या उस हवाले से वो ये दिफा इख्तियार कर सकते हैं कि जी मैं फलां के कहने पे कर रहा था या फलां के कहने पे कर रहा था? ये बाकी सही बात है। बाद रिटायरमेंट जो है प्रेस रिलीज में नहीं डाल सकते। ये प्रेस रिलीज में जो जिक्र है कि बाद रिटायरमेंट उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की, ये बहुत ज़्यादा एक पंडोरा बक्स की तरफ लेकर जाता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद साहब, क्या सूरत हाल है? अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं, ये सिर्फ टॉप सिटी का केस है या इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि बहुत सारे सियासी इल्ज़ामात भी शामिल हैं, 9 मई भी इसमें शामिल हो सकता है, इसमें इंतखाबात भी शामिल हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, फ़ौज के अंदर रहकर फ़ौज के ख़िलाफ़ काम करना वो भी शामिल हो सकता है? देखिए, एक तो मैं ज़रा क्लैरिफिकेशन कर दूं, पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो लागू होता है एक रिटायर्ड जो पर्सनल हैं उसके ऊपर 2 साल तक। अच्छा। रिटायरमेंट के बाद जो है 2 साल तक जो है उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी एक्ट लागू होता है। वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर वो नौकरी भी करेगा तो GHQ से इजाज़त लेके नौकरी करेगा। सही। तो ये एक क्लैरिफिकेशन है। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवालात वगैरह किए हैं, मैं चूँकि मेरे पास मालूमात नहीं है तो मैं इस किस्म की बात नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन मैं ISPR के जो वो है प्रेस रिलीज है उसके ऊपर मैं बातचीत कर सकता हूँ जी। उसमें जो पैरा 1 है उसमें उन्हें क्लियरली दिया हुआ है कि टॉप सिटी केस जो है वो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में प्राइमा फेशी केस जो है वो बनता है उनके खिलाफ। और उसके ऊपर अभी उनको तहवील में लेके तो अभी बाकी जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयाँ वो शुरू हो गई हैं। वो किस सतह पे हैं उसकी भी मुझे जो है वो मालूमात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपसे सुना कि जो एक DGISI हैं वो फौज के जो सरबराह होते हैं उसकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये भी ठीक बात नहीं है। हर अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत आप निचली सतह पे भी चले जाए एक डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है एक कमांडर के पास। आप एक SHO को देख लें, वो एक SP के नीचे आता है या SSP के नीचे आता है, लेकिन उसके पास एक ऑटोनॉमी होती है। वो किसी को अरेस्ट भी कर सकता है, किसी को हरास भी कर सकता है, रिश्वतखोरी में भी मुलव्वस हो सकता है। तो वो सारा ये कहना कि वो इजाजत से रिश्वत ले रहा था या वो इजाजत से गैर कानूनी काम वो SHO कर रहा था, मेरे ख्याल में ये सही नहीं होगा। लेकिन एक हद तक इस पे बात है कि अगर एक कमांडर की ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि अगर उनको पता ना हो क्या हो रहा है और अगर पता हो और उसके बाद कार्रवाई ना करे तो ये भी कमजोरी है। तो आया बाजवा साहब ने जो है उनको पता था कि ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर नहीं पता था तो तब भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ सवाल उठते हैं। और अगर उनको पता चल गया था, जैसे पता मेरे ख्याल में ये क्योंकि 2017 के अगर आप मीडिया देखें तो उसमें ये बात आ गई थी, सही, तो उनको एक्शन लेना चाहिए था और वो एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ इंक्वायरी तो चल रही होगी। अच्छा, अभी पोस्ट रिटायरमेंट एक चीज़ सुर्खियां भी लग रही हैं, लेकिन बहुत सारे नाजरीन नहीं जानते कि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता क्या है, इसमें क्या सज़ा हो सकती है, किस ये तरीकाकार क्या होता है इसका? देखिए जी, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में सज़ा जो पीनल कोड में और जो आर्मी एक्ट में जो एक मिलिट्री ऑफेंसेस होते हैं, एक सिविल ऑफेंसेस होते हैं। तो दोनों जो है सिविल ऑफेंसेस को भी ट्रायल हो सकता है। एक आदमी ने कत्ल किया हुआ है तो उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उसका हो सकता है और उसको सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। इस तरह अगर किसी ने दुश्मन की मदद की है या एस्पियोनाज में हुआ है तो उसमें भी बड़ी कड़ी सख्त किस्म की सज़ाएँ जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में दी हुई हैं। इस तरह पाकिस्तान पीनल कोड की जो सिविल साइड है वो भी मिलिट्री कोर्ट में मामलात जो है वो चल सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि उनको ये सज़ा नहीं हो सकती या किसी हद तक सज़ा हो सकती है। एक समरी कोर्ट मार्शल होता है, समरी कोर्ट मार्शल की सज़ा जो है वो 1 साल से ऊपर नहीं हो सकती है।
तो चूंकि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, यहाँ पर इनको पूरी इजाज़त होगी कि जब इनके खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा होगा, समरी ऑफ एविडेंस जिसको कहते हैं, उसमें ये बैठ सकते हैं, ये क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं विटनेसेस को, और फिर जब कोर्ट मार्शल शुरू होगा तो ये अपने लिए वकील भी ला सकते हैं, अपने पैनल भी पूरे एक वकीलों का ला सकते हैं, और अपना दिफा, इनको पूरा हक होगा कि वो अपना दिफा करें। और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि इनके साथ नाइंसाफी होगी, इनके साथ इंसाफ इसमें होगा। एक बार फिर जी बिल्कुल, वो जो आपने निशानदेही की पहला पैराग्राफ तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें जो बाद रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ बयान की गई हैं, उससे क्या सराहियाँ या उससे जो हमारे सहाफ़ियों बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, 9 मई का करना, तो ये उस तरफ रिलेट कर सकता है? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये इस वक्त इंक्वायरी स्टेज पे होगा, तो इसलिए ISPR ने उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं की है कि पोस्ट रिटायरमेंट अगर कोई उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, जो गैर कानूनी है, तो उसके ऊपर उन्होंने इशारा तो किया है, लेकिन बताया नहीं है कि वो क्या है, क्योंकि वो इंक्वायरी स्टेज पे है। तो कोई पता नहीं है कि उस इंक्वायरी में पता चले कि इसने इनका कोई कसूर नहीं है उसमें, या उसमें ये मुलविस नहीं पाए गए। तो जब तक फौज में, जैसे पहले उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, पहले वाले उसमें जो टॉप सिटी का केस है उसमें उनके खिलाफ प्रूव हुआ है, प्राइमा फेशी केस बनता था, इसलिए उनका कोर्ट मार्शल जो है वो रिकमेंड किया गया है। दूसरों में अभी कुछ वक्त लगेगा, ISPR मेरे ख्याल में इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे देगा। इसमें आखिरी चीज़, एक चीज़ मैं दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाना चाह रहा हूँ, ये बताइएगा क्या इसके अंदर कोई सिविलियन या कोई पॉलिटिशियन, यानी कि सिविलियन की बात कर रहा हूँ, कोई और बंदा भी ऐड हो सकता है इस कार्रवाई में जो फ़ौज की तरफ से की जा रही है अपने एक आला ओहदेदार के ख़िलाफ़? मैं वाज़ेह तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर इसमें इमरान खान साहब इसके साथ मुलव्वस शामिल होते हैं, उनको भी कोई तलब किया जा सकता है, सज़ा किया जा सकता है? देखिए जी, जो सिविलियन है उसका ट्रायल हो सकता है, अच्छा, लेकिन उसके लिए जो आर्टिकल 2(1)(d) है वो उसके तहत होगा, और उसमें जो है आर्टिकल 2(1)(d) में दो बड़ी जो है शिकें हैं। एक है कि आप एस्पियोनाज में इन्वॉल्व हैं, कि दुश्मन के लिए आप काम कर रहे हैं और दुश्मन को मालूमात फराहम कर रहे हैं जो आपकी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। एक ये है, दूसरा ये है सबोटाज अगेंस्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, कि आपने फौजी तनसीबात के ऊपर जो है वो हमला आवर हुए हैं या उनको आपने नुकसान पहुंचाया है, तो तब कोई भी, चाहे वो गुलभूषण यादव हो, चाहे वो और कोई सिविलियन हो, चाहे वो गैर मुल्की हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, उसके ऊपर आर्टिकल 2(1)(d) के तहत मुकदमा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में चल सकता है। तो अगर इमरान साहब के खिलाफ इसका लिंक बनता है, मुझे नहीं पता, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, कि अगर 9 मई के वाकयात में उनका कोई लिंक बनता है तो फिर तो एक केस बन सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और केस है तो उसमें इमरान साहब का जो है ना सिविल ट्रायल हो सकता है, मिलिट्री ट्रायल। सही सही। मैं सरदार अज़ीमुल्लाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने बिलाल की भी सुनी, आपने ब्रिगेडियर साहब की भी सुनी। PTI के लिए मुश्किल वक्त नहीं लग रहा आपको, मज़ीद मुश्किल वक्त आता हुआ? मुझे वैसे नहीं समझ आ रही कि आप बार बार क्यों इस बात को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, फैज़ाबाद धरना हो गया या अरशद शरीफ केस है, अब फैज़ाबाद धरना भी हमारी हुकूमत से पहले का वो सारा एपिसोड है। उसके बाद हो गया इमरान खान साहब पे हमले के हवाले से। सर, इस पर फैज़ाबाद धरने पे सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स और जो डिसीजंस, जो चीज़ें मौजूद हैं, वो भी उसके पॉलिटिकल मोटिव्स को जाहिर करती हैं, लेकिन उसमें जिसका फ़ायदा आपको पहुंचा और जिसमें हुकूमत के खिलाफ साजिश पाई गई, उसमें ना तो PTI को डिस्कस किया गया बतौर एक उस सारे प्रोसीडिंग्स के किरदार के, और ना आज तक कहीं कोई ऐसा। जब PTI तो खैर मखसूस नशिस्तों के केस में भी डिस्कस नहीं हुई थी, सीटें तो उसको मिल गई थी। चले उस पर हम उस पर हम एक अलग बात कर लेते हैं, और अभी तक वो नशिस्तें वैसे मिली नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कौन से कानून में लिखा था कि हमारी नशिस्तें किसी और को उठा के दे दी जाएं, ये एक और डिबेट है, ये और डिबेट ठीक है ना? ठीक है। देखें, अब मैं फिर उसी, एक तो ये है कि वो जो ब्रिगेडियर साहब ने 2 साल की बात की, वो 2 साल तो हर सरकारी मुलाजिम के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटी से अवॉइड करने के हवाले से एक बंदिश है, कदर है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में उस तरह से एक्टिव नहीं हो सकते। दूसरा, मुझे अभी तक जो सारी गुफ्तगू है ना, उसमें मुझे कुछ PTI का लिंक नहीं समझ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे ओवरऑल भी चीज़ें समझ नहीं, मेरी मैं अभी तक समझने से कासिर हूँ कि एक तरफ तो फैज़ हमीद साहब बकौल आपके, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो सहाफ़ी बात कर रहे हैं, वो खान साहब पे भी हमला करवाने में वही मुलव्वस हैं,
एक तरफ अरशद शरीफ केस में भी उनका लिंक आ रहा है, जी हाँ, दूसरी तरफ फैज़ाबाद धरने की बात हो रही है, फिर 9 मई के हवाले से जो सारे का थी। सारा, जी हाँ, अब वो बगावत। 9 मई से लेके अब तक 1.5 साल इस बात को भी ऑलमोस्ट 1.25 साल गुजर गया, और वो सारे के सारे केसेस के चालान भी कोर्ट्स में हैं, वो ATC कोर्ट्स में है, वो ऑर्डनरी कोर्ट्स में है, और वहाँ पे जिन जिन लोगों को इन्वॉल्व किया गया वो उनमें से ऑलमोस्ट 1-2 लोगों के अलावा सब लोगों की बेल हो चुकी है, सिवाय इसके वो कोई 80+ कुछ लोग हैं जो मिलिट्री ट्रायल के लिए कस्टडी में। तो उसके अब 1.25 साल बाद अचानक ये 9 मई का दोबारा से एक लावा उबालने की कोशिश हो रही है। देखिए, बात ये है कि इस सारे मामले को मैं फिर इसी बात पे आऊँगा कि हमें वो जो ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है ना, उस तक रहना उस चाहिए। तक रहना उसी चाहिए। उसी में देखें, असल में मेरी बात सुनिए। बाद रिटायरमेंट देखें, वाला मामला है ना, देखें, जो उसने उस तक रहना चाहिए। उस तक रहना चाहिए। अगर खान साहब का राब्ता अभी आपकी कल खान साहब से मुलाकात हुई जेल में, इमरान खान साहब का राब्ता था है फैज़ हमीद साहब से, और ये जो बातें की जा रही हैं कि वो बाकायदा तौर पे आपके पार्टी रहनुमाओं को इंस्ट्रक्शंस जारी किया करते थे, और उन्हें अपने एक सहाफ़ी ने यहाँ तक कहा कि अपने ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे PTI को, बुगस में जो अंदर थे। देखिए, 5 अगस्त तो खान साहब कस्टडी में है ना, उसके बाद भी अगर कोई शख्स उनसे रब्ता कर सकता है तो वो एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए हो सकता है। अगर मैं मुलाकात करता हूँ या कोई भी मुलाकात करता है तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो जेल में मुलाकात का एक है, उससे अलावा तो आप नहीं कर सकते ना। अगर इसके अलावा कोई रब्ता है, कोई मुलाकात हो रही है, आपकी मुलाकातें चूंकि अभी कल ही हुई है, मैंने कहा नहीं, मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ कि इसके अलावा अगर कोई और रब्ता इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है तो फिर इसमें हो सकता है हुकूमत भी मुलव्वस हो, फिर इसमें सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस हो। फिर तो मुझे नहीं लगता कि उन सब की इजाज़त के बगैर इमरान खान के उस चैम्बर के नज़दीक को चिड़ी भी पर मार सके या कोई कॉन्टैक्ट कर सके। मतलब मैं ये दोबारा इसी बात पे आऊँगा कि अगर कोई बात इसमें से नई आती है, कोई नई प्रेस रिलीज आती है, कोई नए प्रूफ आते हैं, कोई नए एलिगेशन आते हैं, कोई नए चार्जेस उनके अगेंस्ट, जिनमें कहीं ऐसी कोई बात हो जिसमें कोई पॉलिटिकल साइड पे भी कोई उनके मैं चूंकि ये एक सहाफ़ियों वाला मसला हो गया तो बिलाल गौरी साहब फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये अगर कोई बीच में बात की जाए तो इस प्रेस रिलीज से हमें बहुत ज़्यादा बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। PTI का क्या ताल्लुक इससे निकलता है? सरदार अज़ीमुल्लाह की जितनी मैंने बात समझी है वो यही है। जी देखें, इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि फ़िलहाल जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है उसमें ज़िक्र नहीं है इमरान खान साहब का, ना ही कोई उसमें तहरीक इंसाफ का ज़िक्र है। लेकिन आप भी कवरेज करते हैं, मैं भी रिपोर्टिंग करता हूं, मैं भी एक अरसे से जर्नलिज्म कर रहा हूं। देखिए, एक FIR होती है और उसके तहत कोई मुलजिम जो है वो पकड़ा जाता है, उससे तफ्तीश होती है, उसके बाद वो बताता है कि ये काम मैंने फ़लाँ के साथ मिलकर किया है। उसके बाद एक ज़िमनी आती है। तो ये जो अभी प्रेस रिलीज़ है ISPR की, इसको मेरा ख्याल है कि एक FIR समझना चाहिए। अब देखना होगा कि जब तफ्तीश आगे बढ़ती है, जब ट्रायल होता है, जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फैज़ हमीद साहब क्या कहते हैं। अगर तो ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि 9 मई के मास्टरमाइंड वो थे और 9 मई का जो वाक़या था उसके ज़रिए फ़ौज में बगावत की कोशिश की जा रही थी, तो फिर जाहिर है उनका ट्रायल भी हो सकता है और इमरान खान साहब की ट्रायल भी हो सकता है आर्मी एक्ट की उस प्रोविजन के तहत जिसका हवाला ब्रिगेडियर साद साहब ने दिया। और ये अयूब खान साहब के दौर में जो है वो ये तरमीम की गई थी कि जी कोई सिविलियन अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत में जो है वो मुलव्वस है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में किया जा सकता है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। सही, यानी कि अहम हो गया कि ये तो साहब ये चीज़ें कबूल कर लेते हैं या फैज़ हमीद साहब के खिलाफ ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो जाहिर है कि फिर इमरान खान साहब का कनेक्शन जो है वो इसमें आ सकता है। एक प्रिजम्पशन पे एक बात करके PTI से रिलेट करने की उसे कोशिश की जा रही है। वैसे 9 मई के हवाले से खान साहब का नहीं, 9 मई के हवाले से टाइम एंड अगेन खान साहब एक बात मुसलसल कहते आए हैं कि आप एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, एक इंक्वायरी करवाई जाए प्रॉपर। हुकूमत कहती है जरूरत ही कोई नहीं, सब कुछ दूध और हाँ पानी, तो हुकूमत ने तो जो JITs बनाई हुई है ना, उनके हालात ये हैं कि एक आदमी को लाहौर में भी अरेस्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक आदमी वही आदमी गुजरावाला में भी पाया जा रहा है, वही आदमी फैसलाबाद में भी मौजूद था, वही आदमी मियांवाली भी मौजूद था, वही आदमी उधर पिंडी भी मौजूद था। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये जो इनके पास जिन है ना, एक ही आदमी को उड़ा के कभी कहीं पहुंचा देते कभी कहीं पहुंचा देते हैं,
इनसे तो ये तफ्तीशें नहीं होनी। चलें ठीक है, 9 मई की इस बार तफ्तीश मुख्तसर भी सी नहीं ब्रेक होनी ले लें, इनसे। मुख्तसर सी ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर वापस आते हैं और इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, सरदार ज़ीमुल्लाह हमारे साथ जवाब मौजूद है। सरदार साहब, सिर्फ इतना बताइएगा कि पीटीआई जो है फैज़ हमीद साहब को डिफेंड करने के लिए कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रही। मेंबर थे, को ऑफिस बेयरर्स थे में से थे, तो फिर तो नहीं थे? definitely हमें डिफेंड करना होगा। नहीं, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, वो ऐसे अभी अगर भी आपके कहते हैं पास लोगों कोई को फ़ोन, information- अभी भी लोगों को फ़ोन करते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे पार्टी लीडरशिप को। ये बात दुरुस्त नहीं है? जो एलिगेशंस उनके खिलाफ मंजर आम पे आए हैं उनमें तो ये बात दुरुस्त नहीं है। नहीं, आपका तल्लक ही नहीं है पीटीआई का, जिम्मा ओश पोश आकनामा ला तल्लकी। देखिए, बतौर प्राइवेट पर्सन उनके अगर किसी इंडिविजुअल से को राब्ते थे तो उसको हम क्या कह सकते हैं। वो हर आदमी, इंडिविजुअल अगर हर पार्टी आदमी आपके आज़ाद चेयरमैन है। थे या आपके लीडर्स थे और उनकी मुशावरत करते थे, उनके साथ कुछ भी मैंने नहीं। अभी तो अर्ज़ की कि 5 अगस्त से तो खान साहब जेल में हैं। फिर अगर उनसे कोई आदमी इस लेवल पे कांटेक्ट में था तो फिर वो ज़ाहिर है हमारे इदारों की और हमारी हुकूमत चलें सबकी मुशावरत ठीक है शामिल सर, थी। ठीक है सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।